आदाब। मैं आज एक अफसाना पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है बैंगन का पौधा। अगरचे माही राम ने वो बैंगन का पौधा उखाड़ दिया है, फिर भी जब भी मैं तरकारी के खेत की मेंढ से होता हुआ और अपनी कोठी को जाता हूँ तो मेरी आंखों में बैंगन का वो सूखा हुआ पौधा और उस पर लटकता हुआ मुरझाया पिचका जर्द बैंगन घूम जाता है। सर्दियों के मुख्तसर से दिन गुजरे देर हो चुकी थी। खाना खाने के बाद जब मैं एक लंबा चक्कर लगाकर नीचे खादी की मोटी बनियान, उस पर छोटा गर्म अंडरवेयर, उस पर मोटे खदर की खमीज, उस पर अचकन और गलूबंद और उन सब के ऊपर ओवरकोट पहने, हाथ में बेड़ी लिए अपनी लोहे की एड़ी वाले फ्लेक्स बूटों की ठक ठक में मस्त, दिसंबर की तीखी ठंडी हवा से बचने के लिए कानों को ओवरकोट के कॉलरों में छुपाता हुआ अपनी कोठी के बरामदे में दाखिल हुआ तो वहां एक मैली सी चारपाई पर एक नहीफ नज़ार बूढ़े को अंधेरी काली रात की तरह काला खस्ता और बोसीदा लिहाफ लपेटे देखकर कुछ ठिठक गया। क्यों भाई, क्या बात है? मैंने ओवरकोट की जेबों में पड़े हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के नजदीक लाकर कहा। कुछ नहीं बाबूजी, मैं माहीराम का आदमी हूँ। माहीराम ही के सही, लेकिन इतनी सख्त सर्दी में तुम उस खुले बरामदे में क्यों पड़े हो? मेरे पास कपड़ा है बाबूजी। मैंने चुपचाप अपना कमरा खोला। 14 लाइन का ड्रिट मारकर बड़ा लैंप जलता छोड़ गया था और अगर ऊपर के दोनों रोशनदान खुले थे। फिर भी कमरा गर्म हो चुका था। मेरे दाखिल होते ही गर्म लेकिन मिट्टी के तेल में लपकी हुई तेज बू का भपका आया। बारहा मेरे दोस्तों ने मुझे इस तरह लैंप जलाकर छोड़ जाने से मना किया है। शहर की गंदी फिजा को छोड़कर इस खुले माहौल में रहने का फायदा ही क्या, अगर शहर की मज़र आदतों को छोड़ना न जाए। ये अक्सर कहा करते हैं और बताया करते हैं कि डॉक्टरों की राय के मुताबिक कमरे को बंद करके अंदर लैंप जलाए रखना बहुत नुकसानदा है। सांस के रास्ते गंदी हवा फेफड़ों में जाती है, पर इसका दबाव पड़ जाता है। मेरे बारहा महसूस भी करता हूँ, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ। जब भी कभी दरवाज़ा खोलकर बैठता हूँ और तेज़ हवा का झोंका अंदर आता है और मेरे हाथ यख हो जाते हैं और कलम चलने से इनकार कर देता है, तो मैं उठकर किवाड़ भेड़ देता हूँ। जैसा सिगरेट पीने वालों को उसकी कड़वी कसेली सर चकरा देने वाली बू अच्छी लगती है, कुछ उसी तरह ये सब मुझे भी अच्छा मालूम होने लगा है। हैट को खूंटी पर टांग कर और गलूबंद को सर और कानों के इर्द गिर्द लपेट कर मैं काम पर आ बैठा। बैठ तो गया, लेकिन मेरा ध्यान बरामदे ही की तरफ लगा रहा। इस बूढ़े को मैंने पहले भी कहीं देखा है। सुबह ही देखा था। वो बैंगन के पौधे छांट रहा था और कम्युनिटी किचन से घर आते हुए मैंने इसे पूछा भी था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। इसने बताया था कि बैंगन का पौधा दोबारा फल देता है, एक बार छांट दिया जाए तो और भी फलता फूलता है। मैंने इन सूखे पत्तों से महरूम बैंगन के पौधों पर निगाह डाली थी। एक पौधे पर एक मुरझाया हुआ सूखा सुकड़ा पिचका जर्द रू बैंगन लटक रहा था। वहां से हटकर मेरी नज़र इस बूढ़े पर जा टिकी। इसकी उम्र न जाने कितनी थी, लेकिन वो बेहद मुअम्मर दिखाई दे रहा था। अगरचे इसने सर्दी से बचने के लिए केस ओढ़ रखा था, फिर भी इसकी लकड़ी से पतले हाथ, बांस सी टांगें, सूखा चमक सहरा चेहरा और आंखों के हल्के सफ़ेद साफ नज़र आ रहे थे। उस वक्त एक अजीब सा ख्याल मेरे दिल में पैदा हुआ था। बैंगन का पौधा जब सूख जाता है तब छांट देने से फिर से फल ले आता है। छांटने पर भी पहले से ज़्यादा बढ़ता है। नबातात में ऐसे दरख्तों पौधों की कमी नहीं जो छांटने पर पहले से भी ज़्यादा फलते फूलते हैं। शटाला, दूब, बैंजना, मेथी। तो इंसान को उस खुदाए बर्तन ने ऐसा क्यों नहीं बनाया? लेकिन वहीं खड़े खड़े जैसे मुझसे किसी ने कहा कि इंसान की बेल भी तो अमर है, मौत उसकी खैंची है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े और उसके फल फूल, पत्ते और शाखें हैं। जब ये सूख जाते हैं या गल सड़ जाते हैं, यह खैंची इन्हें काट देती है और इसकी जगह नत नए हरे भरे जिंदगी की हरकत से धड़कते, छलकते, कूदते, हंसते, नाचते, गाते फूल और पत्ते लगते हैं और जिंदगी की अमर वेल फलती फूलती, झूमती झामती चली जाती है। लेकिन ये बूढ़ा यहाँ सर्दी में क्यों आ पड़ा है? क्या इसका कोई घर खाट नहीं? और इतनी इस महवियत से जरा चौंक कर मैंने उसे पूछा, क्यों जी, तुम हो कौन? हाँ, माहीराम के आदमी तो हो, लेकिन माहीराम के क्या होते हो? बूढ़ा कुछ जवाब देने लगा था कि उसे खांसी का दौरा पड़ा।
کئی لمحے لگاتار کھانسنے کے بعد اپنی سانس کو مشکل سے درست کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ رشتے میں ماہی رام کا کچھ نہیں لگتا، وہ اس کا ہم وطن ہے۔ اس کا کنبہ بہت بڑا ہے، 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہے، 2 لڑکیاں ہیں بیاہنے کے قابل، اور وہ روزگار کے لیے ماہی رام کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا سوز تھا کہ کام کرنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ میں اتنے کپڑے پہننے کے باوجود پتلون پر کمبل ڈال کر بیٹھا ہوں اور وہ غریب سردی میں باہر پڑا ہے۔ بستر کے نام پر شاید ایک پھٹی دلائی اس کے پاس ہے اور وہ میلا کالا لحاف بھی برسوں کا پرانا ہے۔ قریب قریب پگھل کر میں نے کہا، تو بھائی اندر لیٹ جاؤ، باہر تو بڑی سردی ہے، برآمدہ دونوں طرف سے کھلا ہے، باہر تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ لیکن اسی وقت سیمنٹ کی فرش پر بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ماہی رام، وہ ٹھیکیدار گوپال داس کا 6 فٹ 3 انچ لمبا میٹ دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ بڑی سی پگڑی، اس کے نیچے کالا موٹا کمبل، گھٹنوں تک دھوتی اور پاؤں میں سیر سوا سیر کا جوتا۔ ایک دن 6 مولیوں کے لیے وہ 1 میل تک ایک آدمی کے پیچھے دوڑتا چلا گیا تھا، اور وہاں پکڑ کر اس نے اس کو وہ پٹکنیاں دی تھی کہ پھر اس نے کبھی ادھر کا رخ نہ کیا تھا۔ ہم نے اسے خود یہاں سلایا ہے بابو جی، ماہی رام نے کہا۔ نہ جانے کون سالہ رات کو کھیتوں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ 2-3 دن دیکھتے دیکھتے ہو گئے سارے کھیت میں گوبھی کے ایسے پھول نہ ملیں گے۔ پرسوں کوئی تمام پکے ہوئے ٹماٹر اتار کر لے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچن کو ترکاری بھی سپلائی کرنی پڑتی ہے، پھر 200 روپے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ بھی تو اسی میں پورا کرنا پڑتا ہے، اور پھر مزدوروں کی مزدوری۔ لیکن ترکاری پر کون ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ یہاں تو کبھی چوری ہوتے سنی نہیں۔ میری کوٹھی سنسان جگہ میں ہے، پاس میں کوئی کوٹھی نہیں، لیکن میں تو دروازے کھلے چھوڑ کر گھنٹوں غائب رہتا ہوں۔ نہیں بابو جی، باہر کا آدمی اتنی سردی میں صرف 10 گوبھی کے پھول لینے نہیں آ سکتا۔ لیکن اس دن مولیاں، اور وہ بات تھی بابو جی، وہ تو کوئی راہ چلتا آدمی تھا، جاتے جاتے اکھاڑ کر لے گیا۔ یہ کوئی یہیں کا ہے، میں سالے کو پکڑ کر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ عمر بھر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور اس کے موٹے موٹے ہونٹ پھیل گئے اور چیچک کا مارا ہوا چہرہ تن ہو گیا۔ لیکن بھائی اگر چاہو تو اسے اندر سلا دو۔ نہیں بابو جی، سردی تو آپ امیروں کو لگتی ہے، اسے تو یوں ہی محض دکھاوے کے لیے یہاں سلا دیا ہے، ورنہ رکھوالی تو میں کروں گا۔ ان منکروں کے پیچھے بیٹھ کر یوں ہی یہ سمجھ کر بوڑھا سو گیا ہے، کوئی آیا کہ میں نے دھر دبوچا۔ اور وہ ہنسا۔ لیکن اس کے پاس کافی کپڑے ہیں اس کے پاس بابو جی، یہ کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ بوڑھے کو پھر کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں پھر کام میں منہمک ہو گیا، لیکن مجھ سے کام ہو نہیں سکا۔ میرے سامنے ان دونوں کے مالک کی تصویر کھنچ گئی۔ ٹھیکیدار گوپال داس، دھن دولت اولاد اور بے فکری سے اس کے گال اس 50 سال کی عمر میں بھی گلاب کی طرح سرخ تھے۔ اس ہڈیوں میں پیوست ہونے والی سردی میں جب یہ بوڑھا باہر پڑا ہے، وہ اپنے گرم لحاف میں لیٹا دہکتی ہوئی انگیٹھی سے گرم اپنے کپڑے میں مزے لے کر گپے ہانک رہا ہوگا، تاش یا شطرنج کھیل رہا ہوگا۔ اور یوں ہی سوچتے سوچتے میری آنکھیں بند ہونے لگی، کچھ غنودگی سی مجھ پر طاری ہونے لگی۔ کھانا زیادہ کھا گیا تھا، کپڑوں کا بوجھ میں نے لاد رکھا تھا اور کمرہ خوب گرم تھا۔ میں اٹھا، کچھ ضروری کاغذ قلم و دوات لے کر سونے کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ میں نے سوچا کہ کل ذرا سویرے اٹھ کر کام کروں گا۔ دفتر کے کمرے کو تالا لگاتے ہوئے میں نے ایک بار پھر بوڑھے سے پوچھا، اگر وہ چاہے تو دفتر کھلا چھوڑ دوں؟ لیکن نہیں بابو جی، میرے پاس کافی کپڑے ہیں۔ اس کا جواب سن کر قفل بند کر کے میں اپنے چھوٹے سے گرم کمرے میں چلا گیا۔ بستر بچھا ہوا تھا، صرف لحاف پر کمبل اور میں نے ڈال لیا اور کپڑے بدل کر لیٹ گیا۔ بستر برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے پاؤں سکیڑ لیا اور پھر انہیں آہستہ آہستہ پھیلا دیا۔ کئی طرح کے خیالات دماغ میں گھومنے لگے، بے ربط، بے ترتیب، لیکن لحاف کی گرمی سے آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور بند۔ سوتے سوتے کبھی ماہی رام، کبھی اس بوڑھے اور کبھی اس کے مالک ٹھیکیدار کی صورتیں میرے سامنے آنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ ماہی رام نے چور پکڑ لیا ہے اور وہ اسے مارتا مارتا پاس کے گاؤں دیر دمکے تک لے گیا ہے، اور سب گاؤں والوں کو جمع کر کے اس نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ہماری سبزی چرائے گا اسے ایسی سزا دی جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھر چور کو زور زور سے مارنے لگا۔
चोर नहायत पुरदर्द निगाहों से उसकी तरफ तकता रहा और मैंने ये देखकर हैरान होते हुए पूछा कि वो ठेकेदार गोपाल दास के सिवा कोई नहीं। वही घटा हुआ सर, वही फूले हुए गाल और वही चपटी चौकोर नाक। मेरी आंख खुल गई। देखा पाँव से रजाई उतर गई है। खाना ज्यादा खाए जाने की वजह से सीना कुछ ज्यादा भारी लग रहा है और गला सूखा जा रहा है। सिरहाने रखे हुए जग से पानी पीकर और अच्छी तरह से लिहाफ ओढ़कर दोनों तरफ से उसे पाँव के नीचे करके मैं फिर लेट गया। बाहर हवा मकानों से टकरे मार रही थी। दर खतील मकान उसका मुकाबला करते हुए जोश की शिद्दत से चिंगाड़ रहे थे, शां शां शां। और दूर बादल की गरज और रात की कड़क भी सुनाई दे रही थी। लेकिन गर्म होकर जिस्म ढीला पड़ने लगा और फिर सो गया। इस बार क्या देखता हूँ कि जोर की बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है और पाव पाव भर के ओले पड़ रहे हैं। सारी सब्जी तबाह हो जाती है, क्यारियों में पानी भर जाता है। सिर्फ मुरझाए हुए सुकड़े सिमटे पीले जर्द बैंगन का वही पौधा खड़ा रह जाता है। फिर वो बैंगन मेरे सामने बड़ा होना शुरू हो जाता है और मैं देखता हूँ कि उसकी शक्ल उस बूढ़े की सी बन गई है। घुटनों को बाजुओं में लेकर छाती से लगाए वो सुकड़ा सिमटा नंगा अपनी लंबी चोटी के सहारे लटक रहा है। ओले उसके सर पर लगते हैं और वो उसी बैंगन के पौधे के साथ लटका हुआ झूलता है। फिर मैं देखता हूँ कि वो बैंगन का पौधा बड़ा ऊंचा है, न जाने जामुन का न जाने आम का दरख्त बन जाता है। लोगों की भीड़ नीचे खड़ी शोर मचा रही है, बूढ़ा मर गया, बूढ़ा फांसी लगाकर मर गया। फिर मेरे कानों में सिर्फ मर गया की आवाज आई है और ऐसा लगता है कि वो शाख टूट रही है, कड़ कड़ कर। मेरी आंख खुल गई। देखा कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। सिरहाने रखी हुई जुराबें पहनकर, सर पर टोपी रखकर और कंबल को अच्छी तरह लपेट कर मैं उठा। दरवाज़ा खोला, देखा तो कॉलोनी के सेक्रेटरी साहब दूसरे कई असहाब के साथ खड़े हैं। क्या बात है? मैंने पूछा। रात आपके बरामदे में बूढ़ा मर गया? मैंने देखा उसी मैली सी काली चेकित चारपाई पर एक अपने गर्द मैला लिहाफ लपेटे बूढ़ा झुका हुआ पड़ा है। उसका जिस्म अकड़ गया है और आंखें फटी पड़ी हैं। उसका लिहाफ भीग गया है और दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और बरामदे का सारा फर्श गीला है। मैंने रात ही इसे कहा था कि दरवाज़ा खुला। मैंने कहना शुरू किया। मैं चाय के लिए किचन से दूध लेने जा रहा था कि इसे बारिश में भीगते पाया। आवाज़ दी लेकिन ये हिला तक नहीं। आकर देखा तो मालूम हुआ कि रात सर्दी में अकड़ गया है और ठेकेदार के आदमी से उन्होंने कहा कि उसे उठवाने का इंतज़ाम किया जाए। 2 दिन बाद किचन को जाते हुए अचानक रुककर मैंने माहिराम से कहा, खुदा के लिए इस पीले बैगन के पौधे को उखाड़ दो। मेरी आवाज़ में कुछ ऐसी बात थी कि माहिराम हैरान से मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने कहा, बहुत अच्छा सरकार।